म्यूट कर लीजिए। सैम्यूल शेख, आप भी म्यूट कर लीजिए भाई। चलिए, तो लास्ट टाइम पे हम लोग जावा के फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे। जैसे जावा के फीचर्स लाइक सिंपल हो गया, सिक्योर हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। अब इसी तरह से एक फीचर है जावा का आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। तो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल फीचर क्या कहता है? आर्किटेक्चरल न्यूट्रल फीचर कहता है कि भाई जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि जी मिनिमम इतना रैम, इतना मेमोरी या इस टाइप का मशीन चाहिए तभी प्रोग्राम चलेगा। जैसे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ देखते हो रिकमेंडेशन होता है कि जी इतना रैम चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क चाहिए, या अगर कम से कम इतना आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो जावा पर प्रोग्राम कहता है कि भाई हम किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करने के कैपेबल हैं, हमारे लिए कोई स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एंड्रॉयड की ऑफिशियल साइट पे चले जाइए, एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे लिखा जाता है कि रिकमेंडेड रैम 8 GB चाहिए, मिनिमम 4 GB चाहिए, और इतना प्रोसेसर है, इतना हार्ड डिस्क वगैरह का भी पता नहीं रहता है नहीं रहता है, लेकिन ये सब तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ ऐसे आ जाता है। और अगर आप उससे कम मेमोरी पे, कम रैम पे आप चलाते हो तो फिर वो उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं करते हैं, वो हैंग हो जाता है। तो यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, बट जावा कहता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को कहीं पे भी चला दीजिए, है ना। हम किसी भी सॉफ्टवेयर की आर्किटेक्चर या हार्डवेयर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं करते। दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। और दूसरा चीज है कि जो डेटा टाइप की साइज है वो हमारी फिक्स है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, विंडो हो, लिनक्स हो, मैक हो, सब पे हम एक ही तरह के मतलब साइज देते हैं। वो साइज हमारा, अब जैसे C++ में ऐसा होता है कि जी टर्बो सी पे जो एक किसी डेटा का टाइप का साइज कुछ और होता है, GCC में कुछ और होता है, हमारे यहाँ हर प्लेटफॉर्म पे एक ही होता है। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, कि हमारे डेटा टाइप की साइज भी फिक्स है, कि वो भी वेरीज नहीं होती है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। सर सी भी आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होता है ना? नहीं, सी आर्किटेक्चरल न्यूट्रल कैसे इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे डेटा टाइप की साइज जो होती है, मैंने बताया कि वो OS टू OS मतलब कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी होती है। टर्बो सी में इंटीजर की साइज 2 बाइट होती है, GCC में 4 बाइट होती है। ठीक है, तो इसलिए वो आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट कर जाते हैं, किसी OS के, किसी कंपाइलर के, किसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, तो इसीलिए नहीं है वो पोर्टेबल। ओके सर। अच्छा, पोर्टेबल क्या है? पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अलग अलग चीज होती है। तो पोर्टेबिलिटी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी तो हमें पता चल गया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है। अच्छा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है? ये कौन बताएगा मुझे? कोई बताया भाई, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी? रंजीत बताओगे? रंजीत, जी जी सर। हाँ बता सर। बताओ भाई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज प्लेटफॉर्म हाँ, इंडिपेंडेंस का मतलब किसी पे मतलब वो नहीं रहना, निर्भर। किसी पे निर्भर न रहना। किस पे निर्भर न रहना? डेफिनेशन नहीं याद कर रहे हो आप? डेफिनेशन याद करो, नोट्स जो दिया गया है उससे डेफिनेशन पढ़ो, कम से कम हिंदी में ही बताओ। मैं नहीं कह रहा हूँ इंग्लिश में उसे अच्छे से बताइए आप, लेकिन हिंदी में ही बताइए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का निकल क्या जाती मतलब। सर, कितना ही पढ़ लूं कुछ नहीं होता।
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब सतीश बताइए क्या होता है, व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी? सर रन कंपाइल वंस रन एनीवेयर, जो सर कोरा के फीचर को फॉलो करता है। कंपाइल वंस रन जैसे सर एनीवेयर, क्योंकि बिल्कुल सही जी बात है। अगर कोई भी लैंग्वेज कंपाइल वंस रन एनीवेयर फीचर को फॉलो करता है तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। परफेक्ट, सही बताया आपने। और पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी में क्या मतलब चीज़ें लगती हैं कि एक ही तरह से चीज़ें लगती हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पोर्टेबल जब भी वर्ड यूज करते हैं हम पोर्टेबल, तो पोर्टेबल वर्ड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है कहीं न कहीं। हम देखते हैं पोर्टेबल वर्ड हम अपनी आम भाषा में भी यूज करते हैं। जैसे आपने सुना हो कि भाई पोर्टेबल एसी, पोर्टेबल फ्रिज, या पोर्टेबल कोई आपके पास कोई घर का सामान होता है उसे हम पोर्टेबल बोल सकते हैं, पोर्टेबल लैपटॉप, है ना। तो पोर्टेबल वर्ड हम आम भाषा में यूज करते हैं, बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हम आम भाषा में यूज नहीं करते। वो एक स्पेसिफिक टर्म है, एक टेक्निकल टर्म है, इसका अपना टेक्निकल मीनिंग है। तो पोर्टेबिलिटी एक जेनरिक टर्म है, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी एक स्पेसिफिक टर्म है। पोर्टेबिलिटी कहीं पे भी यूज करा जा सकता है, बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कहीं पे भी यूज नहीं करा जा सकता। पोर्टेबल कहता है, पोर्टेबल का जो लिटरल मीनिंग है वो कहता है इजी टू कैरी। जो चीज़ इजी टू कैरी है, जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, वो पोर्टेबल है। जो नहीं ले जाया जा सकता है वो पोर्टेबल नहीं है, बस ये जनरल वर्ड है। वही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कहता है कि जी कोई भी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तब कहलाती है। अब हम कोई फ्रिज, एसी, कूलर या लैपटॉप को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई ना, जिसका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है कि भाई कोई चीज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तब कहलाती है जब उसको हम कंपाइल एक जगह करें और रन कहीं कर दे बिना चेंज करे, तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन पोर्टेबिलिटी जेनरिक वर्ड है, वो कहता है कि जी आप कोई एक प्रोग्राम लिखो कहीं पे, है ना, लिखो और बनाओ, मतलब और बनाने के बाद उसको किसी मशीन पे चलाओ, एक मशीन, दो मशीन, तीसरी मशीन पे चलाओ, है ना। तो पोर्टेबल है, मतलब प्रोग्राम अगर चल जाता है कंपाइल, मतलब पोर्टेबिलिटी को हम बोल सकते हैं कि भाई वोरा, WORA, राइट वंस रन एनीवेयर। प्रोग्राम हमने लिखा और रन कहीं पे भी हम कर देंगे। प्रोग्राम हमने एक बार लिखा और रन कहीं पे भी कर दें, ठीक है। तो दैट इज पोर्टेबल। तो आप बोलेंगे कि सर सी का प्रोग्राम पोर्टेबल होता है क्या? तो सी का प्रोग्राम पोर्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सी का प्रोग्राम जावा में लिखो, मतलब राइट करो। एक मिनट, सैमुअल म्यूट कर लो। हाँ, लेकिन कॉल काट गया था सर। अच्छा अच्छा, तो म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब है इजी टू कैरी, मतलब सी का भी प्रोग्राम पोर्टेबल होता है, बट सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता। जब सी का प्रोग्राम हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, तो नहीं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता, बट हाँ पोर्टेबल होता है, मतलब इजी टू कैरी है। मतलब सी का प्रोग्राम लिखा आपने, देखो दो प्रोग्राम होता है, एक कंपाइल्ड होता है, एक लिखा होता है। तो ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है ये लिखा वाला प्रोग्राम है, और ये जो कंपाइल्ड होकर एक्सी फाइल आई है ये कंपाइल्ड प्रोग्राम है। कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो वो राइट वाला प्रोग्राम होता है, सोर्स कोड जिसे हम बोलते हैं। अब कोई सोर्स कोड आपने एक बार लिखा, इसको जहां मर्जी वहां चलाओ, विंडो पे भी चलाओ, लिनक्स पे भी चलाओ, मैक पे चलाओ, वो इजी टू कैरी है। मतलब सोर्स कोड एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, तो सी का भी ले जाया जा सकता है, जावा का भी ले जा सकते हैं, सी का भी ले जा सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी तो हर एक लैंग्वेज होती है एक तरह से, उनके भी प्रोग्राम इजी टू कैरी हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकते हैं। बट कौन से प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसको
जो कंपाइल्ड किया है उसको नहीं। जो कंपाइल्ड किया है अगर वो लेके जा रहे हो तो वो कंपाइल वंस रन एनीवेयर वाला चीज हो गई, वो एक स्पेसिफिक टर्म हो गया, ठीक है ना। तो सी इज पोर्टेबल बट सी इज नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। सी प्लस प्लस दोनों एंड जावा पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दोनों है। मतलब जावा के कंपाइल्ड कोड को भी इजी टू कैरी है, मतलब, और सोर्स कोड भी इजी टू कैरी है। एक मशीन से दूसरे मशीन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और चलाया जा सकता है। So once a program having feature of WORA, WORA, that is called portable. Java is portable as well, as we can carry the bytecode easily to on a various platform. And it is also called platform independent. While C is not a platform independent, is a portable only. So simple, secure, platform independent, architectural neutral, and come to the point, robustness. This is also a feature of मतलब Java. अच्छा ये बताइए, पोर्टेबल क्लियर हो गया? अभी तक कोई भी पॉइंट अगर नहीं क्लियर हुआ तो मतलब आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पोर्टेबल क्लियर है। पोर्टेबल के बाद आ जाता है रोबस्टनेस। रोबस्ट, जैसे जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज, ठीक है, जावा को एक रोबस्ट लैंग्वेज माना जाता है, तो एक जावा का ही एक फीचर है रोबस्टनेस। तो कैसे रोबस्ट है ये सारे पॉइंट्स जो भी बताए जा रहे हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपसे शुरू में बोला है जावा पढ़ने के लिए दो चीज आनी चाहिए। पहले जावा क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और उसके बाद उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो फीचर्स आप पढ़ रहे हो, फंडामेंटल इसके बाद आपको बताया जाएगा कि फंडामेंटल मतलब वो बेसिक चीजें जिनसे प्रोग्रामिंग पॉसिबल है, जिनसे प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो अच्छा, क्या आप रोबस्टनेस का कोई मीनिंग कभी किसी ने सुना हो? जावा को रोबस्ट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ। रोबस्टनेस की लिटरल मीनिंग होती है स्ट्रांगनेस। तो जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज मतलब जावा इज अ स्ट्रांग लैंग्वेज। स्ट्रांग लैंग्वेज मतलब स्ट्रांगनेस का क्या मतलब हुआ? मतलब हथौड़ा से तोड़ दो तो वो तब भी न टूटे, वो स्ट्रांग होता है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से ही समझ लो, एक तरह से कि जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है जिसको मतलब जिसमें ऐसा फीचर है कि जी वो किसी भी कंडीशन, किसी भी एक्सेप्शनल कंडीशन को इजीली हैंडल कर लेता है, अदर लैंग्वेजेस नहीं कर पाती। अब जैसे सी नहीं कर पाती, सी प्लस प्लस में बल्कि हैंडलिंग हो जाती है। और रोबस्टनेस प्रूव करने के लिए या रोबस्टनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा के अंदर जो कंसेप्ट होता है उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक कंसेप्ट होता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ये जावा को रोबस्ट बनाता है। अब आपने कहा सर ये पहले ये रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है, एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड रोबस्ट, है ना। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड रोबस्ट इफ वी प्रोवाइडिंग, मैं यहाँ पे इसका पॉइंट लिखता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्टनेस, ठीक है ना। यहाँ पे रोबस्टनेस का मतलब होता है भाई स्ट्रांगनेस से, और यहाँ इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ कि जी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is called robust if we providing some wrong input दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं in जी सर, जी सर। the particular programming language
if this wrong input is accept by it without terminating the program, so we can say that the particular language is robust। ये रोबस्टनेस का मतलब होता है। तो जावा जो है वो एक रोबस्ट लैंग्वेज है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि भाई इसके पास ऐसा फीचर है कि अगर इसके अंदर आपने कोई भी रॉन्ग इनपुट दे दिया, उस रॉन्ग इनपुट को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो कोई भी लैंग्वेज, मतलब एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड रोबस्ट इफ वी प्रोवाइडिंग सम रॉन्ग इनपुट। अगर उसके अंदर हम कुछ रॉन्ग इनपुट देते हैं इन द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ दिस रॉन्ग इनपुट इज एक्सेप्ट बाय इट, अगर वो रॉन्ग इनपुट जो है एक्सेप्टिंग बाय इट, मतलब एक्सेप्ट कर ले आता है विदाउट टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम को बिना टर्मिनेट किए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं द पर्टिकुलर लैंग्वेज इज रोबस्ट। समझ में आई बात? तो कोई भी लैंग्वेज रोबस्ट तभी मानी जाती है अगर उसके अंदर कुछ रॉन्ग इनपुट दे दिया जाए और उसे एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि रोबस्टनेस को कैसे आप बता सकते हैं। देखो, जैसे हर इंसान की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे मान लो कि मेरी एक कैपेसिटी है कि भाई मैं 4 रोटी एक दिन में खा सकता हूँ, है ना, और मुझे आपने दे दिया 8 रोटी खाने के लिए। अब मतलब रॉन्ग इनपुट दे दिया मेरे अंदर, है ना। मेरी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की और मुझे आपने 8 रोटी दे दिया और उसको भी मैं खा जाता हूँ और मेरा जो पेट है उसे डाइजेस्ट कर जाता है, तो बोलेंगे कि भैया मेरी बॉडी रोबस्ट है, मजबूत है। समझ रहे हो ना? तो मजबूती का जो कह सकते हो पैमाना है वो तभी मतलब माना जाता है कि ये मजबूत है जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करे, मतलब एक एक्सट्रीम कंडीशन को भी वो फुलफिल कर दे, मैच कर ले, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, नेटवर्क हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है, नेटवर्क रोबस्ट है। यार आइडिया का क्या नाम है, जियो का, इसका नेटवर्क बड़ा रोबस्ट है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आधी तूफान भी आ रहा है तो उस केस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। मतलब किसी अगर हम किसी ऐसे एक्सेप्शनल कंडीशन में उस चीज़ को ले आए और उसको भी वो झेल जाए तो उसे रोबस्ट माना जाएगा। कोई बोलता है कि जी मेरी बॉडी बहुत बहुत रोबस्ट है, तो इसका मतलब अगर उसकी बॉडी पे ईंट से भी मारा जाए और उसको झेल लेता है तो दैट इज कॉल्ड, मतलब झेल जाना। रोबस्टनेस का मतलब होता है झेल जाना, किसी भी स्थिति परिस्थिति को झेलना, दैट इज रोबस्टनेस। सर हाँ जी, इसको सर सिंपल भी तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हु फॉलोज एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। नहीं, अब वो आ रहा है ना कि अब जावा में ये रोबस्टनेस कैसे होता है। जावा में ये रोबस्टनेस 2 चीज़ों से होता है। जावा के अंदर वो वही चीज़ कैसे होता है, वो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इसके माध्यम से होता है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको रोबस्टनेस का मतलब समझाया। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि जो ऐसी लैंग्वेज जो एक्सेप्शन हैंडलिंग को फॉलो करती है वो रोबस्टनेस है, रोबस्ट कहलाती है। तो बिल्कुल जावा रोबस्ट इसलिए है क्योंकि वो एक्सेप्शन हैंडलिंग को फॉलो कर रही है। बट अभी तो मैंने लिटरल मीनिंग समझाई है आपको, है ना। तो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इन दोनों से रोबस्टनेस प्रूफ होता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप प्रदीप। और बताइए, और क्या हो सकता है रोबस्टनेस का रीजन? पॉइंटर सर। पॉइंटर, भाई देखो प्रूफ होना चाहिए ना। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, देखो ये रोबस्ट है।
सर हाँ जी, बाइट कोड भी तो रोबस्ट होता है ना? बाइट कोड भी रोबस्ट हो जाता है, मतलब कैसे, नहीं समझा मैं। बाइट कोड रोबस्ट हो जाता है तो बाइट कोड से हमें लेना देना नहीं है ना, यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज का एक फीचर है रोबस्टनेस, जावा का फीचर एक रोबस्टनेस है। सी प्लस प्लस रोबस्ट है या नहीं, वो मुझे बताओ कि ये वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब जावा रोबस्ट कैसे है मैं प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ, और बाकी लोग भी ऐसे प्रूफ करके दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा। मैं प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, देखा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने नोटपैड ओपन करा और मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ जिससे मैं रोबस्टनेस प्रूफ करूंगा। वही 2 नंबर के सम का प्रोग्राम जो आप लोगों ने पहले भी लिखा हुआ है। एक टेस्ट नाम की क्लास बना लेते हैं। देखिए अभी आप चिंता न करिए कि आप अगर एक बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो आपको ये क्लास क्या है, क्लास का नाम क्यों हमने लिखा, क्या है क्या नहीं है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, क्या बेसिक चीज़ें हैं, हर चीज़ का मतलब आपको समझाया जाएगा। क्योंकि फीचर समझा रहा था इसलिए इसको बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड क्या है, मेन क्या है, क्यों हम बना रहे हैं, सारा चीज़ आपको समझाया जाएगा। आज नेटवर्क सही चल रहा है? नेटवर्क सही चल रहा है भाई? जी सर, बहुत क्लियर है सर। बहुत क्लियर आजकल अच्छा तो भैया जियो को धन्यवाद दे दीजिए, फूल 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 माला चढ़ा दीजिएगा जियो वाले को। हम तो भाई अंबानी जी है ना? सर जियो चला रहे हो? हाँ हाँ हमारे यहाँ तो हाँ। जियो का टावर बिल्कुल भी नहीं आते, आइडिया चलता है हमारे यहाँ तो, आइडिया एयरटेल। अच्छा अच्छा ओके, तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। ये सिंपल सा ऐसे क्लास, मतलब अभी अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, तो जो मैं डेली करता हूँ तो वो करना ही है आपको। जैसे कल मैंने डॉक्यूमेंटेशन निकाला था और क्या दिखाया था, और भी कोई प्रोग्राम बनाया था, सम वाला प्रोग्राम बनाया था ना, वो ऐसे कुछ बनाया था प्रोग्राम। डेली बाय डेली जो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ प्लीज बनाते रहिए। और हर आदमी यहाँ पे फ्री है, ओपन फोरम है कि जब देखो सारी पढ़ाई जो है ये जब आप यहाँ से पढ़ते हो ना उसी टाइम पे होती है। तो जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, ऊट पटांग जितने भी हैं, एक्स वाई जेड, कैसे भी क्वेश्चंस हैं पूछ लिया करो। ऐसा नहीं है कि जी अगर गलत क्वेश्चन पूछ दोगे तो मैं आपको डांटने वाला हूँ, नहीं डांटने वाला नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर परफेक्ट चीज़ होता है तो जरूर जवाब दूंगा, कुछ ऐसा होगा तो जवाब नहीं देने लायक तो उसको, अब जैसे जैसे किसी ने बोला कि बाइट कोड भी रोबस्ट है, तो मतलब बाइट कोड रोबस्ट है कैसे है वो प्रूफ करे समझाए तो ठीक है, उसको भी मान लेंगे हम रोबस्ट। और रोबस्टनेस लैंग्वेज का कंपैरिजन हो रहा है, बाइट कोड तो जावा का एक कंसेप्ट है। हम बोले कि भैया अब खाली भी रोबस्टनेस है तो ये भी रोबस्ट है, वो भी रोबस्ट है, तो ठीक है है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जावा को कैसे रोबस्ट हम बोलते हैं ये पता होना चाहिए। तो सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल एंड रोबस्टनेस, यहाँ तक हम आ चुके हैं। और इवन ओपन सोर्स का भी मतलब कल मैंने आपको समझा दिया था। अब इसके बाद जो फीचर हमारा बचता है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मल्टी थ्रेडेड, ये 2 फीचर बचेगा, फीचर खत्म हो जाएगा, देन हम फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे और वहां से आपकी नई जर्नी शुरू हो जाएगी। एकदम प्रोग्रामिंग का समझ लो कि बैकबोन वही है। तो फीचर हो जाएगा तो आपको फंडामेंटल्स पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, लिटरल, तो उसमें आपको सारा चीज़ क्लियर होगा कि प्रोग्रामिंग कैसे कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग हम किस तरह से बनाते हैं, प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और ये क्लास और ये मेथड, ये सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। और जब जिस भी दिन, ये बताओ मैं पढ़ने का अभी मैं आपको अभी से तरीका बता देता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जब 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 आप पढ़ाई करते हैं, ये मत सोचना कि जी एक ही दिन बैठेंगे सारा कर लेंगे, एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा और हमेशा साथ चलिएगा, हमेशा। जब भी आपको, जैसे मैंने कभी आपको डॉक्यूमेंटेशन निकालना सिखाया तो वो आप उस दिन कर लो, कभी मैंने आपको छोटा सा एक अभी रोबस्टनेस का प्रोग्राम बताया तो वो कर लो, या मैंने आपको कभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए सी का प्रोग्राम बनवाया या जावा का प्रोग्राम लिनक्स पे चलाया, लिनक्स का प्रोग्राम विंडो पे चलाया, सॉरी, तो ठीक है, तो उसे करके देख लीजिए। ऐसे छोटे छोटे काम करते 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 फिर
फिर जैसे मैं आपको आगे मेथड पढ़ाना सिखाऊंगा, तो मेथड बनाने के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया कि ये मेथड्स ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे करो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करना है। तो इसी पर्टिकुलर गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। और जब आप वो पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं बना पाए, कोई दिक्कत आए, तो तुरंत आप मुझे पिंग करो, मैसेज करो कि सर ये नहीं बन रहा है, ये एरर आ रहा है। ग्रुप में तो आप लोग एक्टिव हो ही, है ना, तो सब लोग ग्रुप में डाल ही देते हैं कि सर ये एरर आ रहा है, कोई भी बता देता है। अब जैसे उस दिन देखो यादव जी जो है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में गलती कर रहे हैं, और वो देख के मुझे भी थोड़ी देर के लिए देख के पता नहीं चला कि भाई ये जो एरर है ये कहाँ से है। मतलब ये लिखा हुआ है int x इक्वल्स टू 10, int y इक्वल्स टू 20 और int z इक्वल टू x प्लस वाई, और इसमें कोई गलती नहीं थी और फिर भी कैन नॉट फाइंड द सिंबल आ रहा है। थोड़ी देर के लिए लगा यार ये इसमें तो सब कुछ सही है, लेकिन किसी ने मतलब बताया कि ये तो ये स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स का पंगा है ना। देखने में पता चला, क्या सतीश, है ना। हाँ सर। हाँ, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा, बिल्कुल आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, है ना। और मैंने आपसे फिर स्टार्टिंग में बता दिया है, अभी भी मैं बता रहा हूँ आपसे भी कि कोई मतलब जैसे किसी दिन ऐसे खाली ना बैठा करो, मतलब एक आधा प्रोग्राम कुछ न कुछ किसी न किसी टाइप से बनाया करो। टाइप करना सीखो। देखो प्रोग्राम जब टाइप करोगे ना, अपनी एक बैड हैबिट बनाओ प्रोग्राम टाइप करने की। ये नहीं कि प्रोग्राम कैसे उठाया जी लगा दिया। प्रोग्राम लिखना है, अगर लिखना सीखोगे ना तो सिंटैक्स याद होंगे, ठीक है, सिंटैक्स याद होगा, ये पता चलेगा कन्वेंशंस की जी ये स्मॉल में होता है, ये कैपिटल में होता है, इस तरह से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो चाहे शाम को आधे घंटे बैठो, जैसे इसको पढ़ने के बाद आधे घंटे एक बार बैठ जाओ, मतलब मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे आधे घंटे टाइम मांग रहा हूँ। आधे घंटे बैठ जाओ, उतना प्रैक्टिस कर लो। अभी के लिए आधे घंटे, कल को जब धीरे धीरे प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाएगा तो 1 घंटे, फिर 1.5 घंटे भी बैठने पड़ जाएंगे। बस 1-1.5 घंटे बैठ जाओगे, एक घंटे में जो 1 घंटे में पढ़ाया वही 1 घंटे में प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से करना भाई। और हाँ, एक एक पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी जावा आप पढ़ने आए, तो सर जावा पढ़ने आए तो जावा क्या है, क्यों आई, क्या ज़रूरत पड़ी, जावा की प्रोग्रामिंग में हम जेडीके का यूज़ क्यों कर रहे हैं, जेवीएम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, जेडीके जेवीएम जेआरई में क्या डिफरेंस है, अगर हमारे पास प्रोग्राम जावा इंडिपेंडेंट है तो कैसे है, ये सारा चीज़ मतलब क्लियर होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस मतलब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सारा पॉइंट्स आप याद रखना ज़रूर, और हर एक चीज़ जो मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने कुछ दिन पहले एपीआई का मतलब समझाया था, तो रजनीकांत बताइए, आप बताइए एपीआई का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एपीआई? फुल फॉर्म मत बताना, जब देखें भाई क्या पढ़ाई हो रही है, याद कर रहे हो। व्हाट इज एपीआई? सचिन बताइए, सचिन अगर हैं तो। हम्म, हैं सचिन? हाँ सर। हाँ बताइए सर। हाँ एपीआई का मतलब। सर इट बोल दिया जी। देखो इट एक्चुअली कई बारी सचिन, द्वैपन एंड रजनीकांत या और भी बहुत से लोग हैं जिनका मैं मतलब बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रखते हैं। सब लोग इंटरेक्शन रखा करो यार, बोला करो थोड़ा सा। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो मतलब याद रहोगे आप लोग, और क्वेश्चन पूछा जाएंगे आपसे। हाँ, क्या आप बताइए एपीआई का मतलब कभी देखा आपने? हाँ सर, लेकिन थोड़ा मालूम है सर मेरे को, लाइक इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। अ, नहीं, एपीआई का एक बढ़िया मैंने डेफिनेशन समझाया था। एपीआई का डेफिनेशन सर रुको मैं पूछता हूँ, मैं किससे पूछूं एपीआई का डेफिनेशन। तो नहीं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। तो मैं ये कह रहा था ना कि देखो अब क्या करना है आपको, यही चीज फॉलो करना है, ये सब डेफिनेशंस भी याद रखने हैं। देखो जिसको स्पेशली इंटरव्यू देने जाना है तो वो मेरे इस गाइडेंस को फॉलो करे, तैयारी जरूर करे, छोटे छोटे पॉइंट को तैयार करे। और जिसकी भी डेफिनेशन नहीं आ रही है वो अलग से मेरे से भी पूछ सकता है कि सर इसका क्या डेफिनेशन है, आपने तो पढ़ा दिया है। अगर मैं बता दे रहा हूँ बता रहा हूँ, नहीं तो कैसे दे भी दे दूंगा, आपको गाइड भी कर दूंगा। सैम मोहम्मद बताइए। हाँ जी, व्हाट इज एपीआई? सर याद नहीं है सर, भूल गए सर। याद करना बहुत जरूरी है।
सैम जी, अगर और भूलना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई भूले नहीं तो इंसान पागल नहीं हो जाएगा? आप बताओ, बोलना जरूरी है ना। जी सर। तो आपको क्या लगता होगा कि आप ही एक ऐसे इंसान होगे जो भूल जाते होंगे? हर इंसान भूल जाता है, भूले नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। इसका सिंपल सा तरीका है जी, मैं देखता हूँ ये मतलब बंदे ऐसे हैं जी, कहते हैं कि सर आप जो डेली पढ़ाते हो, डेली हम पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, सैटरडे संडे जब खाली होता है तो फिर से वही सारा चीज उठाते हैं और एक किनारे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। वही सारा चीज फिर से उठाते हैं और एक किनारे से पढ़ते हैं और इससे चीजें याद होंगी। अच्छा, जावा में क्या है, सबके लिए बहुत ही मतलब कह सकते हो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जावा में क्या है ना कि जावा को पढ़ना जो है ना बड़ा आसान है और ये सिंपल भी है। इसका फीचर भी है, देखा आपने, सिंपल है, हर तरह से सिंपल है। ठीक है। और केवल ये किताबों में सिंपल नहीं है कि किताब में बोल दिया गया है, थियोरेटिकली लिख दिया गया है, सिंपल है। मैं बताऊं, मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूं। मैं खुद जो है ना, मैं मतलब इतने दिन से मुझे सिखाते हो गया और मतलब हर मेरा 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 पहला चॉइस जावा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये सिंपल, समझने में आसान लगता है और सिंटैक्स इसका एक बार याद हो गया तो मतलब आसानी से प्रोग्रामिंग करा जा सकता है। तो अब इसको पढ़ने का यही तरीका है। हाँ, क्या इसमें ड्रॉबैक है? इसका ड्रॉबैक है, ये लेंदी है। लेंदी ये इस तरह से है कि जी मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, एक टॉपिक नहीं है। आज से ही अगर आपने अपनी बैड हैबिट नहीं बना दी पढ़ने की, ठीक है, तो आगे चल के देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी एक बार में ही सारा पहाड़ आदमी ढकेल देता है। एक एक बार में पूरा पहाड़ ही आप ही पलट दो, है ना, पूरा पहाड़ ही आप पलट दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैसे होता है भाई, छोटे छोटी चीजों से पहले छोटा टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट से बड़ा टारगेट बनता है। तो जैसे कभी आपको मैंने एपीआई का डेफिनेशन पढ़ाया, कभी जेवीएम जेडी के जेआरई का डेफिनेशन पढ़ाया, कभी मैंने कुछ भी चीज, कभी प्रोग्राम का मतलब या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब समझाया, प्रोसेस का मतलब समझाया, तो उस दिन उसको याद रखना है। मतलब उसको अब याद नहीं रहता है, ठीक है, भूल जाता है, ठीक है, अगले सैटरडे संडे को फिर उसी को रिवाइज कर लेना ना। फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे को जितना पढ़ा था पूरा रिवाइज कर लेना। एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया, किसी से डिस्कशन कर लिया, ठीक है, किसी से बात कर ली। और अगर जावा में इंटरव्यू सोच रहे हो तो एक क्वेश्चन आप नोट्स बनाओ, नोट्स जरूर बनाओ। जो मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी दी है उसका नोट्स, और ये जो मैं बोलता हूँ समझाता हूँ, ये सब मिला के और कहीं और से भी एक प्रॉपर नोट्स आप बनाओ। अगर आपके पास खाली टाइम हो तो लिखना चाहिए, लिखने से चीज़ें याद भी होती हैं। पता है, पहले के सेशंस में हमारे मैं थियोरेटिकली बोलता था, मतलब डेफिनेशन या कोई भी चीज़ बोल बोल के लिखाता था। अगर आप लोग एग्री करते हो तो मैं बोलूँ आप लिखो, लेकिन बस वही है कि थोड़ा है ना, थियोरेटिकल चीज़ें, मतलब कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हो तो डेफिनेशन लिख लेना चाहिए, कुछ थ्योरी लिख लेना चाहिए। आप लिख लोगे, कॉपी में आप लिख लिया करो। लेकिन मैं यहाँ पे बोल के और ये चला जाता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि जी आप इतने स्मार्ट हो। अब अगर आप इस डिजिटलाइज्ड दुनिया में जी रहे हो तो बिल्कुल इतने तो स्मार्ट बन सकते हो आप कि भाई आपको बोल के लिखाना नहीं पड़ेगा। तो जो भी डेफिनेशन है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपको उठाना है और लिखना चाहिए। इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर बना के रखना चाहिए। जब मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ कि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, मार्क कर लो। अच्छा, और अभी मैंने एक, मेरा इवनिंग में बैच चलता है, उसमें एक स्टूडेंट है हमारे, अ, अभी इसमें भी है लेकिन वो आते नहीं है, आरिफ। तो वो क्या मतलब कह रहे हैं कि सर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बुलेट पॉइंट्स बनाता हूँ जी। आज आपने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है, सारे टॉपिक, इवन एक छोटी सी बात अगर आपने बोली होगी तो उसका मैं बुलेट पॉइंट्स बना लेता हूँ। आज मैंने ये पॉइंट डिस्कस किए। तो हर डे पर डे जो है कॉपी में एक बुलेट पॉइंट ऐसे बना लिया करो आप कि भाई ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, और उसको अच्छे से समझना समझाना। किसी को अगर बोलना है तो नहीं बहुत ज़्यादा टेक्निकल, तो कम से कम इतना तो बोल दें, 2 शब्द तो बोल दें कि भाई उसके बारे में ये चीज़ होती है यार, है ना। और इस तरह से करके और उसको नोट्स में भी अपने रखें। तो इस तरह से करके आप चीज़ों को समझा सकते हो, समझ सकते हो, और फ्यूचर में उसको आप संभाल के रख सकते हो। ठीक है। और भी स्टूडेंट है जो यही काम करते हैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जी सैटरडे संडे रिवाइज करते हैं और डेली उसको 1-1.5 घंटे टाइम दे रहे हैं। तो पढ़ने का भाई यही सही तरीका है, इसी तरीके से हम पढ़ सकते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं भी जी सर कैसे पढ़ें जावा, कैसे याद करें, क्या करें। तो जो थियोरेटिकली चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ें बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको पढ़ते रहें और उसको याद करते रहें, रिवाइज करते रहें। भूलेगा फिर रिवाइज करें, फिर भूलेगा रिवाइज करें। अब ऐसा होगा ना जावा में, जब ऊप्स खत्म हो जाएगा, पूरी ऊप्स ही आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी।
जब जिस दिन आपको अभी जैसे जावा का फीचर खत्म हो गया ना, कुछ दिन बाद मैं फ्यूचर पूछूंगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है या पोर्टेबिलिटी क्या होती है, तो याद नहीं रहेगा। तो आप थोड़ा बहुत तो कम से कम ऐसा ऐसा कुछ रियल वर्ड से रिलेशन बनाओ। अब जैसे मुझे रोबस्टनेस समझाना था तो मैंने एग्जाम्पल देके समझाया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ऐसी चीज़ों को एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो कुछ और याद नहीं रहेगा, तो एग्जाम्पल तो याद रहेगा। ऐसे ही आप भी एग्जाम्पल से थ्रू सेट कर लिया करो चीज़ों को। अब पोर्टेबिलिटी समझाना था मैंने, फ्रिज पोर्टेबल, एसी पोर्टेबल, पोर्टेबल को इस तरह समझाया, वो दिमाग में बैठा लो, वो तो याद रहेगा ना। दैट्स इट, चीज़ें इस तरह से याद हो जाएंगी आप। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए सब लोग। एपीआई क्या होती है एक बार उठा के देखिएगा और बताइएगा, कल क्लास शुरू होते ही मुझे बताइएगा, जिससे भी मैंने पूछा है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं जी। हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। अब मुझे यूज़र से इनपुट लेना है जावा में। यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर एक क्लास होती है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं यूज़र से इनपुट लेने वाला हूँ। तो जी मैंने यहाँ पे लिखा स्कैनर s = न्यू स्कैनर। ये जावा में यूज़र से इनपुट लेने का तरीका होता है, SCANNER। जिसको कोई क्वेश्चन होगा तुरंत पूछ लेगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। स्कैनर एक बनी बनाई क्लास है जावा में, इसीलिए मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया ताकि मैं कुछ उसके बने बनाए फंक्शंस हैं उनको चला सकूं। और ये क्लास जो कि यूटिल पैकेज में है, और जो क्लास जिस पैकेज से बिलोंग करती है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट java.util को कर दूंगा। ठीक है, आगे और डिटेल में आप ऑब्जेक्ट बनाना वगैरह सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी मैं इतना बता दे रहा हूँ, कोई भी जावा में क्लास पैकेज से बिलोंग करता है और पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो पैकेज से बिलोंग करती हैं लेकिन उनको इंपोर्ट नहीं करना होता है, जैसे सिस्टम क्लास हो गई, स्ट्रिंग क्लास हो गई, थ्रेड क्लास हो गई। वो java.lang पैकेज से बिलोंग करता है, तो lang पैकेज को हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होता है प्रोग्रामिंग। तो स्कैनर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और स्कैनर के माध्यम से हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए तरीका होता है। ठीक है, और सर हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली यहाँ पे जो आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सर पे ऑलवेज में देखा हूँ सिस्टम इन ही यूज होता है, मतलब क्या इसका क्या system.in ही यूज होता है, यही देखते हो आप, है ना? यही कह रहे हो? सर? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सिस्टम एक क्लास है, नो डाउट। किसने पूछा है ये बात? धीरज। धीरज। धीरज, एक्चुअली क्या होता है, देखिए बिल्कुल सही है क्वेश्चन आपका, बढ़िया है, जेन्युइन क्वेश्चन है। system.in ही होता है, हर जगह लिखा होता है। देखिए जावा में एक टॉपिक है इनपुट आउटपुट, है ना? और उस इनपुट आउटपुट टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा ये चीज़ डिटेल में, है ना? कि भाई ये सिस्टम क्या है, इन क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, ये सब कुछ समझाया जाएगा। इवन system.out.println का भी फुल फॉर्म अभी आपको नहीं बताया जाएगा। इस चीज़ को अगर मैं पढ़ाने लगूँ तो बिल्कुल बोर हो जाओगे आप। थोड़ा बहुत समझ भी लो, लेकिन इस टाइम आने पे बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं समझाता हूँ। ठीक है, system.in का मतलब या सिस्टम क्लास का मतलब, ठीक है, सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम से। ये जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, लैपटॉप सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, तो जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, उस कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, उस कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस कंप्यूटर में माउस होता है, उस कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मतलब उस कंप्यूटर में दो तरह के पेरिफेरल डिवाइसेस का सपोर्ट होता है। वो एक पहला होता है इनपुट डिवाइसेस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस। ये तो पता होगा आपको भाई, दो तरह की कंप्यूटर, लैपटॉप में दो तरह की पेरिफेरल डिवाइसेस का सपोर्ट है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं? व्हाट आर द इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस मतलब जो जिससे हम इनपुट लेते हैं कंप्यूटर में। हम इनपुट कहाँ से लेते हैं? कीबोर्ड से लेते हैं, बिल्कुल। और किससे लेते हैं? कीबोर्ड है, और माउस हो जाएगा। माउस हो जाएगा, और माउस, और कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड, हाँ जी, जॉयस्टिक, स्कैनर, और तो लेते हैं इनपुट। और ठीक है, व्हाटएवर, हम ऐसे मतलब बहुत सारे इनपुट के माध्यम है। और आउटपुट के माध्यम क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। हाँ बिल्कुल।
तो स्पीकर। हाँ बिल्कुल, ये तो हम बचपन में मतलब पढ़ते आ रहे हैं, हमने 6 क्लास में 5th क्लास में पढ़ा था ये सारा चीज़। तो ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे, ठीक है, ओके। तो जरा आप एज्यूम करो कि मुझे अभी एक जावा का प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से इनपुट लेना है। अब जी यूज़र से इनपुट कैसे लिया जा सकता है? यूज़र से इनपुट तभी लिया जा सकता है जी, यूज़र से इनपुट लिया जा सकता है कीबोर्ड से, इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से लिया जा सकता है, माउस से लिया जा सकता है। अभी तो हम कीबोर्ड से लेना चाहते हैं, ठीक है ना, हमारा ये पर्पस है। तो कीबोर्ड से अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो कीबोर्ड तक हमें पहुंचना पड़ेगा। अब कीबोर्ड एक हार्डवेयर है ना, कहीं कहीं वो एक हार्डवेयर है, एक्सटर्नल भी होता है और हमारे लैपटॉप के या मशीन के साथ भी आता है। तो कीबोर्ड एक हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर से हम कोई भी की प्रेस करें और हमारे कंप्यूटर में आ जाए, हमारी मेमोरी में आ जाए, हम उसको यूज कर लें, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए कीबोर्ड के पास प्रोग्राम होते हैं कुछ, कि जब कीबोर्ड पे आप कोई कैरेक्टर प्रेस करते हो तो प्रोग्राम एक्टिव हो जाते हैं, माने प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माने प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होगा तो प्रोसेस में बदल जाएगा, उसे हम कीबोर्ड का एक बफर बोल सकते हैं, कीबोर्ड के अंदर चलने वाला एक बफर। तो कीबोर्ड के अंदर चलने वाले जो बफर है वो हमें चाहिए ताकि हम उससे इनपुट रीड कर सकें, और उस इनपुट को रीड करने की जिम्मेदारी सिस्टम क्लास के पास होती है, इसलिए सिस्टम डॉट इन लिखा जाता है। तो सिस्टम एक क्लास है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, ये जावा ने बनी बनाई क्लास थी। तो देखो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं और जितने आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनकी इंफॉर्मेशन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली आपसे शेयर नहीं कर सकता। मतलब वो बफर, वो प्रोग्राम्स जो इनपुट रीड कराते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस कराते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन को रीड कराने के लिए जावा ने सिस्टम क्लास बना के दी, ताकि आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कीबोर्ड से रीड करने वाले प्रोग्राम्स, कंसोल पे आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले प्रोग्राम्स की सारी इंफॉर्मेशन हमारी क्लास के पास होगी, जिसका नाम हम रखते हैं सिस्टम, इसलिए सिस्टम क्लास बनाई गई। सिस्टम क्लास का मतलब ही है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और उस सिस्टम क्लास के पास कीबोर्ड का बफर, कंसोल का बफर, मॉनिटर का बफर, प्रिंटर का बफर, स्पीकर का बफर, सारे बफर्स, मतलब वो प्रोग्राम्स जिनसे हम इंटरेक्ट कर सकें, वो उसके पास होती है। तो और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कोई भी चीज़ अगर जावा के पास होगी तो वो क्लास और ऑब्जेक्ट और मेथड और इसी फॉर्म में होगी। तो जावा में वो बफर जो कीबोर्ड वाला बफर है वो एक इन वेरिएबल में होता है, इसलिए सिस्टम डॉट इन लिखा जाता है। इनपुट स्ट्रीम, इन मतलब इनपुट स्ट्रीम की बात हो रही है, इनपुट बफर, कीबोर्ड का बफर। देखो जावा में अगर कभी भी आपको यूजर से इनपुट लेना है ना, तो चाहे कितने भी तरीके हैं, हर तरीके में सिस्टम क्लास का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको आउटपुट देना है तो सिस्टम क्लास का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इन सिस्टम डॉट इन लिखने से क्या फायदा हो जाता है? देखो कहानी और बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में कहानी है, और भी मैं समझा दूंगा कि इनमें वो बफर आया कैसे, क्या कहानी हुई, वो भी समझा दूंगा, लेकिन वो इनपुट आउटपुट का टॉपिक है। बट सिस्टम एक क्लास है, इन वेरिएबल लिखने से, इन एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें रेफरेंस आईडी आती है, समझ लो कि ऑब्जेक्ट है जिसमें कीबोर्ड का बफर अपने आप पहुंच जाता है और वो आपके कीबोर्ड से इंटरेक्ट हो जाता है जिससे आप इनपुट ले पाओ। समझे धीरज? यस सर। हाँ, इसी तरह से सिस्टम डॉट आउट जो होता है ना, सिस्टम डॉट आउट वो मॉनिटर से रिलेटेड होता है। तो सिस्टम का आउट जो है मॉनिटर से अटैच्ड है, तो इसीलिए जब आप प्रिंट में जो कुछ भी लिखते हो वो मॉनिटर पे दिख जाता है, राइट? ठीक है, आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पे। ये पूरे एक घंटे 1.5 घंटे का टॉपिक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये 1.5 घंटे का टॉपिक है। ये पढ़ेंगे हम इनपुट आउटपुट टॉपिक में, है ना। चलिए अभी हम क्या कर लेते हैं, स्कैनर से, स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंटर फर्स्ट नंबर। हाँ, अब वो फर्स्ट नंबर हम रीड करना चाहते हैं, तो हमारे पास वही नेक्स्ट मेथड होता है, नेक्स्ट इंट मेथड होता है। तो हम इंटीजर वैल्यू रीड करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ नेक्स्ट इंट मेथड होता है, और उस इनपुट को रीड करके एक वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे हम, इंट एक्स वेरिएबल। तो बताइए ये बात क्लियर है? पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, फिर आप बोलेंगे जी कुछ भी नहीं समझ में आया, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। यही बोल दो ना कि क्या सर ये क्यों लिखा, सर इसका क्या मतलब है। जैसे धीरज ने पूछ लिया सिस्टम डॉट इन हम बहुत देखते आ रहे हैं जी, क्या है? अच्छी बात है, पूछ लिया, थोड़ा बताएंगे, जो चीज़ रिलेटेड होगा तुरंत थोड़ा तो समझाएंगे।
थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, बाकी डिटेल में समझेंगे आगे। उसी तरह से हमने नेक्स्ट इंट स्कैनर का मेथड है, ये हमने चलाया। अच्छा, एस यहाँ पे भी, एस यहाँ पे भी, इसलिए एरर आने लगेगा ये, इसलिए इसको ARGS लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट पे हमने उसका मेथड चलाया नेक्स्ट इंट, जो यूजर से एक इनपुट रीड करेगा। फिर मैंने दूसरा इनपुट रीड कर लिया। ठीक है, 2 इनपुट रीड कर लिया, और फिर मैंने इन दोनों का रिजल्ट जो है एक तीसरे वेरिएबल में जोड़ दिया। ठीक है, तो कैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ा जाए? ऐसे जोड़ देता हूँ, इंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जोड़ दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं सम इज इक्वल टू प्लस उसकी वैल्यू उसके साथ जोड़ के आ जाएगी z। तो ये एडिशन हो जाएगा, और इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, फिर पेस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डिवीज़न, ये हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन, और ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन जितना बनाना है बना लीजिए। तो एक हो गया z वेरिएबल, एक हो गया z1 वेरिएबल। वेरिएबल बदलना पड़ेगा, एक ही नाम से वेरिएबल बार बार नहीं लिख सकते। z2 और z3 वेरिएबल, z3 वेरिएबल है ना। यहाँ पे जी हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू z3, और यहाँ पे लिख दिया हमने सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू z2, एंड ये लिख दिया हमने z1। ओके फाइन। सर कोई दो क्वेश्चन? इंटीजर सर थे, हाँ इंटेक्स जी, इंटेक्स क्या कह रहे हैं? सर, दो इंटीजर सेम है सर। अच्छा, दो इंटीजर सेम है सर, इंटेक्स इंटेक्स। 2 इंटीजर क्या हेलो दिक्कत सर। आ गई? हेलो सर। हेलो हाँ जी, हाँ सर जी। सेकंड इंटीजर आपने दिया ना सर, उसमें इंट वाई के लिखे तो चलता है। ओके ओके, यस यस यस, थैंक्स। हाँ सर, ये वही होगा। ठीक है, परफेक्ट। हाँ दो सर, ठीक है। 2 इंटीजर हमने रीड कर लिया। सर ये डिवीजन वाले इसमें उसमें आप सब लिख रखा है, लिख दें। हाँ, ये डिवीज़न वाले में सब्ट्रैक्शन लिख रखा है, इसमें डिवीज़न लिख देते हैं। वो मैसेज है, वैसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलिए बढ़े। कर दिया आपने, परफेक्ट है। अब प्रोग्राम क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? जो लाइन नहीं समझ में आ रही है पूछ लो भी। ये बिल्कुल समझ लो कि सर प्लस जेड समझ में नहीं आया सर। हाँ जी, जी सर, प्लस जेड बता। प्लस समझ में नहीं आया, जो प्रिंट करने के लिए यूज कर रहे हैं ना हम उसे। प्लस प्लस ऑपरेटर का प्रयोग क्यों किया गया? ये प्लस नहीं समझ में आ रहा, ये वाला इसमें ऐसे। जी सर, प्लस जेड वाला। हाँ, प्लस जेड वाला मैं बता देता हूँ क्या होता है ये। देखिए, मैंने आपको कल भी समझाया था वो, हाँ कल भी मैंने समझाया था। अभी आप देखो, ये प्लस याद आया मुझे। श्याम, आपने पूछा ये बात? जी सर। अब ये बताओ, कल प्रैक्टिस किया आपने? कल प्रैक्टिस करी? हाँ सर, प्रैक्टिस की। तो कल मैंने प्लस वाला समझाया था। प्लस के लिए स्पेशली प्रोग्राम बनाया था ना, कि ये दो प्लस का जो यूज ये है कि ये 2 वैल्यू को जोड़ भी सकता है और 2 को कॉन्कैटिनेट भी कर सकता है। वो तो याद आया सर, लेकिन सर ये एक ऑपरेटर की तरह आपने बताया था कि दोनों तरह की यूज हो जाएगा सर। हाँ, तो लेकिन बस ये है ना, जैसे प्रिंट कर ये क्या करता है? नहीं, प्रिंट नहीं, ये सम जो है ये वैल्यू एज इट इज हमारे सामने दिख जाएगी, क्योंकि डबल कोड में है, और z में उसकी वैल्यू आएगी, और प्लस के साथ ये दोनों कॉन्कैटिनेट होके आ जाएंगे, दिख जाएंगे, जुड़ के आ जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। एक साथ आ जाएगी, प्लस कॉन्क्रीट करने के लिए यूज किया गया है। हाँ, यस यस यस, कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज करा गया है। वो कल आपको प्रैक्टिस करना है, और आज का प्रोग्राम कल प्रैक्टिस करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी शेयर करूँगा। सारे लोग मुझे अपने प्रोग्राम जो है ईमेल आईडी पे मुझे शेयर करेंगे, और डेली नहीं शेयर करेंगे, डेली नहीं, मुझे पूरे वीक का प्रोग्राम चाहिए। मुझे संडे को प्रोग्राम चाहिए, संडे को प्रोग्राम चाहिए सारे। ठीक है, तो आप पूरा एक जिप बना के मुझे मेल कर दिया करिए। मैं एक जीमेल का ग्रुप बनाता हूँ, उसी ग्रुप में सारा जो है रखूँगा मैं एक्सेस, सबका फ़ोल्डर देखूँगा मैं किसने क्या प्रोग्राम बनाया है। सर आप हाँ जी। सर
आप तो स्लैक चैनल भी क्रिएट कर सकते हो, स्लैक में भी तो हो सकता है। कहाँ पे? स्लैक में। स्लैग में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्लैग, अच्छा जी, समझ गया। वो जो मैं पिछले कंपनी में मैं यूज करता था, वो तो समझ लो कि वो मतलब टीम्स की तरह है वो, राइट? मतलब वो बात करने वरने के लिए यूज होता है उसका यूज, स्काइप की तरह ही तो हो गया वो। जीमेल में इतना मैसेज आएगा तो मतलब रीड करने से बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा ही कुछ हो सकता है। ओके ओके, स्लैक में बहुत ही फायदा होगा स्लैक में सब कुछ। ठीक है, परफेक्ट, कर लेंगे हम। ये प्रोग्राम सबको क्लियर है एकदम? जो लाइन नहीं समझ में आ रही है मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, आप जो लाइन नहीं समझ में आ रही है वो लाइन का मतलब पूछ सर सकते हैं। हाँ जी, स्कैनर वाली लाइन बता दीजिए सर, जो एस लिखा हुआ है, बाकी हमने इंट एस भी लिखा हुआ है, एक वेरिएबल के रूप में इसे यूज कर रहे हैं सर कि अलग अलग? जो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर लिखा हुआ है, ये वाला एस हो गया, और यस, एक इंट एक्स इक्वल टू एल से डॉट ये नेक्स्ट वेरिएबल वाला। का नाम है। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की वेरिएबल है, रेफरेंस आईडी है, रेफरेंस वेरिएबल इसे बोलते हैं। एस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है? और उसी पे ही उसके फंक्शंस चला रहे हैं, जैसे नेक्स्ट इंट हो गया, ये उसी का फंक्शन है स्कैनर का ही। और ये इस तरह से जैसे आप इंटीजर वेरिएबल बना रहे हो, इसी तरह से ये स्कैनर एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल ही है, ठीक है? ओके, चलिए बस इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं जी। और हम इस प्रोग्राम के माध्यम से, हम ये प्रोग्राम क्यों बना रहे थे याद है आपको? रोबस्टनेस के लिए, रोबस्टनेस समझाने वाला हूँ आपको। देखिए जी, मैंने यहाँ प्रोग्राम जैसे ही कंपाइल किया, प्रोग्राम कंपाइल होके बाइट कोड बन गया, और जैसे मैंने रन किया, प्रोग्राम रन हुआ, और ये हमसे मांगेगा इनपुट नंबर, पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 2, और ये प्रोग्राम सम डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, सही चल रहा है ना? ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्राम है जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा था। अब इस प्रोग्राम में हम कुछ एबनॉर्मल काम करते हैं, कुछ रॉन्ग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, है ना? मैंने इसमें रॉन्ग इनपुट दिया, ठीक है? ये मतलब पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 0। Any programming language is called robust if we're providing some wrong input in the particular programming language and if this wrong input is accepted by it. wrong input भी accept कर लिया गया बिना प्रोग्राम के टर्मिनेट करे, है ना? तो हम बोलेंगे रोबस्ट। जैसे मैंने टोल दिया कि यहाँ पे डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आ गई प्रोग्राम, क्योंकि कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 यार एक दिक्कत है, मैथमेटिकली रॉन्ग है, ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये चीज़ गलत है। तो डिवाइड बाय 0 जो है ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई कहाँ पे? लाइन नंबर 17, डिवीजन जहाँ हो रही है। यानी कि अगर मान लो कि मेरे पास 2000 लाइन लिखी गई थी, 4000 लाइन लिखी गई थी, और उसके सेकंड लाइन पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो बाकी 4000 लाइन वेस्टेज हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ कोड नहीं चलेगा। रेस्ट ऑफ कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, रेस्ट ऑफ कोड कभी नहीं चलेगा, ये दिक्कत आ जाएगी। कोड कंपाइल एंड रन अगेन करते हैं, आपको दिखाते हैं जी रेस्ट ऑफ कोड की क्या गलती है। रेस्ट ऑफ कोड ने बोला कि मेरी क्या गलती है भाई, मुझे तो चलने दो। रेस्ट ऑफ कोड, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मेरी क्या गलती है, मुझे तो चलने दो। सर स्क्रीन बहुत डिले हो रही है सर, लेट शो कर रही है सर। अब डिले होने लगी, देखो कोई बात नहीं, अभी आ रही है, अब देखिए अब आ रही है स्क्रीन, मैंने लिखा है जो, अभी आई जी सर, नोटपैड वाली आ रही है। जी सर, आ रही है। नोटपैड में जो मैंने लिखा है मेरी क्या गलती है, मुझे तो चलने दो, ये दिखा? जी सर। ठीक है जी। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल। जिसने बोला था मेरी क्या गलती है, उसकी गलती तो कुछ है नहीं, लेकिन चल नहीं रहा है प्रोग्राम। जहाँ पे एक्सेप्शनल कंडीशन है वहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया।
तो ये कहलाता है रन टाइम का एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कंसेप्ट होता है रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर वो हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा ये पूरा प्रोग्राम हैंडल हो जाएगा, रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और जिससे जावा रोबस्टनेस प्रूफ हो जाएगा कि जावा रोबस्ट है। कैसे होगा? मैं इस पर्टिकुलर कोड को ट्राई कैच के अंदर लिख दूंगा। इसको मैंने ट्राई में लिख दिया। अब ये ट्राई कैच क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे ट्राई एंड कैच हमने लगा दिया। एक्सेप्शन करके एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, एंड जो इसका आउटपुट है वो हम प्रिंट कर लेते हैं। ट्राई कैच लगाने से क्या फ़ायदा हुआ अभी आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने ट्राई कैच लगाया तो क्या फ़ायदा हुआ। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल हो गया, और मैं रन करूँगा। अगर मैं सही इनपुट देता हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर मैं कुछ गलत भी इनपुट देता हूँ, है ना, कुछ गलत इनपुट देता हूँ, तो अब आप देखिए क्या हुआ। ट्राई कैच लिखने से क्या हुआ। क्या हुआ? जिस लाइन पे एक्सेप्शन थी, जिस लाइन पे प्रॉब्लम थी, उस लाइन में एक्सेप्शन प्रिंट तो हो गया, बट जो रेस्ट ऑफ कोड है वो चलने लगा। मतलब जी मेरी 4 रोटी खाने की कैपेबिलिटी थी, आपने 8 दे दी और मेरा पेट खराब हो गया, तो मेरा बॉडी, मेरा पेट जो रोबस्ट नहीं है ना, अगर सही है, सही चल गया बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तब रोबस्ट है। समझ आई बात? रोबस्टनेस तो तभी प्रूफ होती है जब उसको कुछ रॉन्ग इनपुट दो और उसको भी एक्सेप्ट कर ले बिना प्रोग्राम के टर्मिनेशन, तब वो रोबस्ट माना जाएगा। तो जावा में रोबस्टनेस इस एक्सेप्शन हैंडलिंग से। अब आपको ये डिटेल बाद में बताएंगे कि ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये अभी नहीं। बताइए भाई, क्लियर है? क्लियर है? प्रोग्राम तो दिख रहा है ना? इसे बस ट्राई करिएगा। देखिए मैंने प्रूफ कर दिया कि जी देखिए ये रीजन है जिसकी वजह से, मैं ये चैट में डाल देता हूँ प्रोग्राम, यहाँ से आप उठा लीजिएगा। तो इस रीजन से जो है जावा लैंग्वेज रोबस्ट लैंग्वेज बन गई। और एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है। देखो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन भी रोबस्टनेस में क्यों आती है? क्योंकि देखो मेमोरी मैनेजमेंट है, अब हमें नहीं करना है, हम नहीं करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो ऐसी कभी दिक्कत नहीं आएगी कि जी प्रोग्राम में ऐसा हो गया कि जी अचानक आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गई, है ना, आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गई, है ना। जैसे ही आउट ऑफ मेमोरी एरर आएगी प्रोग्राम, मतलब जैसे हमारे सिस्टम में मेमोरी फुल होगी, तो फुल होने से पहले ही, है ना, अपने आप एल्गोरिदम्स है जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर थ्रेड, वो चलेंगे और वो आपकी मेमोरी को फ्री कर देंगे, वो अपने आप चलेंगे। मेमोरी फुल होने से पहले, ये एक्सेप्शन आने से पहले उसको हैंडल करने की कोशिश करेगी। तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन और रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग रोबस्टनेस को प्रूव करता है, बिल्कुल बताता है। ठीक है, तो भाई मैंने तो ये बता दिया। अब आ जाते हैं जी दो और कंसेप्ट है। इंटरप्रेटेड है लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज इंटरप्रेटेड कहलाता है। इंटरप्रेटेड इसलिए कहलाता है क्योंकि जब आप कंपाइल करते हो तो वो कंपाइलर है, और जब आप रन करते हो तो JVM इज अ इंटरप्रेटर ऑफ जावा, जो हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके चलाता है। इसलिए जावा लैंग्वेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहलाती है। तो जावा इज अ कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेट लैंग्वेज। तो जावा का कंपाइलर जावा सी और जावा का इंटरप्रेटर JVM, जिसके माध्यम से प्रोग्राम हमारा चलता है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन चलता है। उससे पहले लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन, वेरिफिकेशन, बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। तो वो पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा मुझे क्या क्या प्रोसेस होता है, बट जावा का इंटरप्रेटर JVM है, इसलिए जावा को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है। सर उसमें JIT कैसे काम करता है, मतलब JIT क्या करता है? इसमें JIT का कैसे रोल होता है, ऐसे समझ लो, वैसे तो डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, बट JIT का इसमें ऐसे रोल होता है कि जैसे आपका कोई बाइट कोड है, बाइट कोड JVM में गया, बाइट कोड जैसे JVM में गया, लोड हुआ, लिंक हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, और उससे अब एक बनता है टारगेट कोड। ठीक है, टारगेट कोड बना, टारगेट कोड
को ऑप्टिमाइज करा जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, डायग्राम से ही समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा JIT का यूज क्या है। कहाँ गया भाई, टॉक ये JVM का आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको? तो देखो JIT का क्या रोल है। हाँ सर देख रहा देखिए, जी जी लोडिंग हुई, लिंकिंग हुई, इनिशियलाइजेशन हुआ पहली बार जब कोड चलता है मेमोरी में, ठीक है। बाकी रन टाइम की मेथड एरिया हैं जो मेमोरी में आते हैं, जैसे मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया। उसके बाद एग्जीक्यूशन इंजन आता है। एग्जीक्यूशन इंजन में ये देखो JIT कंपाइलर है, जिट कंपाइलर यहाँ पे लगा हुआ है, JIT कंपाइलर। जिट कंपाइलर का ही ये काम है, ये जो तीनों लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, टारगेट कोड जनरेटर, है ना। और फिर उसके बाद नेटिव इंटरफेस के यूज करके, नेटिव लाइब्रेरी का यूज करके ये प्रोग्राम आपके हार्डवेयर तक पहुंचता है, ठीक है। जिट कंपाइलर, JVM को इंटरप्रेटर बोला जाता है। JVM को इंटरप्रेटर बोला जाता है क्यों? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन काम करता है कि लोडिंग करेगा, लिंकिंग करेगा, इनिशियलाइजेशन करेगा। बट JVM के अंदर एक JIT होती है जिसको कंपाइलर बोला जाता है, क्योंकि ये जो काम है यानी कि इंटरमीडिएट कोड बनाना, कोड ऑप्टिमाइज करना, टारगेट कोड बनाना, ये काम एक साथ होता है ना। मतलब ये काम एक एक साथ इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि जी, अब जैसे सपोज करो जिट के अंदर, जिट कंपाइलर के अंदर एक प्रोफाइलर का कंसेप्ट होता है। प्रोफाइलर, जैसे मान लो कि एक आपके पास बाइट कोड था, उसको आपने पहली बार चलाया। कई सिस्टम में आपने देखा होगा, कोई बाइट कोड पहली बार चलाते हो तो टाइम लगता है, दूसरी बार चलाते हो तो टाइम नहीं लगता है। अच्छा, आपको ऊपर से नहीं दिखता है तो, लेकिन ये इंटरनली ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार वो चला था तो उसकी लोडिंग हुई, लिंकिंग हुई, इनिशियलाइजेशन हुआ, इंटरमीडिएट कोड बना, कोड ऑप्टिमाइजर ने कोड ऑप्टिमाइज करके टारगेट कोड बन गया और चल गया, है ना। अब JVM के अंदर एक होता है हॉटस्पॉट। वो क्या करता है, उन जगह पे, मतलब कह सकते हो अपना एक हॉटस्पॉट सेट कर देता है, पॉइंट सेट कर देता है, जिसको उसने पहले से प्रोसेस कर रखा है। अब सपोज करो कि हमारे बाइट कोड में 10 लाइन ऐसी थी, 20 लाइन ऐसी थी जो पहले से प्रोसेस्ड है, और उसमें से 2 लाइन ऐसी है जो नई ऐड हुई है ना। तो जो JVM का हॉटस्पॉट कंसेप्ट है, उसके माध्यम से, और ये प्रोफाइलर क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि भाई ये जिट कंपाइलर के अंदर है कि वो चीज़ जो है पहले से जो कंपाइल्ड हो गई है, जिसका इंटरमीडिएट कोड बन चुका है, कोड ऑप्टिमाइज हो चुका है, टारगेट कोड बन चुका है, जिनके लिए, मतलब जिनकी प्रोसेसिंग पहले से हो चुकी है, कहने का मतलब उनको फिर से वो काम नहीं कराना है। तो मतलब वो बाइट कोड उठाना है और सीधे टारगेट कोड बना के सीधे चला देना है। तो ये काम चूंकि एक साथ होता है, इसलिए ये कंपाइलर है, जिट कंपाइलर। तो ये जो इंटरमीडिएट कोड बनता है, बाइट कोड से इंटरमीडिएट कोड, फिर उसको ऑप्टिमाइजेशन, फिर उसका टारगेट कोड बनाना, ये काम हमेशा नहीं होता है कि ऐसे ही होगा। ये काम डायरेक्टली हो जाता है। कई बार इंटरमीडिएट कोड नहीं बन के सीधे उसका टारगेट कोड बना जी, उसने देख लिया जी ये तो पहले से प्रोसेस्ड फाइल है, इसकी तो प्रोसेसिंग हो चुकी है। प्रोफाइलर यही चेक करता है, तो प्रोसेसिंग हो चुकी है जी, सब कुछ हो चुका है, सीधे उसको क्या करो जी, उसको नेटिव कोड में ले जाके लाइब्रेरी को दे दो, सॉरी नेटिव लाइब्रेरी का यूज करके वो हार्डवेयर को दे दो, हार्डवेयर से चला देगा। तो इस तरह से वो काम करता है। तो ये कई बार एक साथ मतलब प्रोसेस हो जाता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड जिट कंपाइलर। ये उसका रोल है। तो ये पूरा जिट कंपाइलर का ही रोल है यहाँ पे, ठीक है धीरज, बात समझ में आई? यस सर। डिटेल में और ये पूरा एक ही डायग्राम को पूरा एक एक करके समझेंगे हम, सारी मेमोरी को भी समझेंगे, लोडिंग कैसे होती है, लोडिंग कितने टाइप की होती है, लोडर कौन कौन से होते हैं, लोडर्स के क्या रोल होते हैं, है ना। मेथड एरिया, हीप एरिया जो भी हैं, ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, किस में कौन सा डेटा जाता है, कहाँ पे कौन सा डेटा स्टोर होता है, ये पूरा JVM का आर्किटेक्चर है। मतलब JVM के बारे में पूछा गया तो ये पूरा आपको आर्किटेक्चर समझाना पड़ता है। एक JVM में कितने हीप होते हैं, कितने स्टैक होते हैं, कितने रजिस्टर होते हैं, ये सब बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिलहाल तो जो आपने बताया, पूछा, उसका मैंने जवाब दे दिया। ओके, तो ये हो गया फीचर। अब इसके बाद फीचर आ जाता है जी मल्टी थ्रेडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मुझे लग रहा है कि आज ये फीचर खत्म कर ही देते हैं, कल से फंडामेंटल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फीचर मल्टी थ्रेडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे जावा में मल्टी थ्रेडिंग एक टॉपिक है, जब आप पढ़ोगे तभी आप इसे कर सकते हो,
बट अगर आप थोड़ा बहुत जानना चाहते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए थ्रेड और प्रोसेस मैंने बहुत पहले आपको समझाया था, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग क्लास में, शायद आप जो नहीं रहे होंगे उनको नहीं पता है, बट पहले दूसरे क्लास में प्रोग्राम प्रोसेस जी थ्रेड सर, जी थे, आप लोग थे, अच्छी बात है। यस सर। तो जी 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 सर। प्रोग्राम का मतलब होता है भैया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज इन स्टैटिक स्टेट, राइट, बट एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज इन डायनेमिक स्टेट दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। अब जैसे वर्ड ही एक अपने आप में प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम का मतलब स्टैटिक स्टेट और प्रोसेस का मतलब उसी प्रोग्राम का डायनेमिक स्टेट, यानी कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टेट। व्हेन ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टेट इट बिकम अ प्रोसेस, राइट। अच्छा, एंड अब जैसे सिस्टम में जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोग्राम और प्रोसेस का एग्जांपल, जैसे नोटपैड एक प्रोग्राम है और नोटपैड को जैसे मैंने ओपन करा वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, तो इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। सीएमडी एक प्रोग्राम है जिसको मैंने ऐसे चला दिया तो ये प्रोसेस चल गया। जेवीएम एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रोग्राम और प्रोसेस का। जेवीएम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और उसके चलते ही मेमोरी में प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो वो एक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, जब कभी प्रोसेस के अंदर से प्रोसेस चलते हैं तो दे आर कॉल्ड थ्रेड, ठीक है। जब प्रोसेस के अंदर से प्रोसेस चलता है, जैसे वर्ड ही प्रोसेस है अपना, और वर्ड के अंदर से प्रोसेस क्या चलता है, वर्ड के अंदर से प्रोसेस चलता है, ये सब देखो, ये सारे सब प्रोसेसेस हैं जो वर्ड के अंदर से चल रहे हैं। और भी सब प्रोसेस ऐसे चलते हैं, जैसे कुछ भी लिखेंगे तो अपने आप प्रोसेस चलता है, स्पेलिंग चेकिंग, ग्रामर चेकिंग, दे आर द सब प्रोसेसेस। तो जब किसी प्रोसेस के अंदर से सब प्रोसेस चलते हैं तो दे आर कॉल्ड थ्रेड। तो थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, इज अ सब प्रोसेस इनसाइड द प्रोसेस, ऐसे आप बोल सकते हो। इज अ लाइट वेट प्रोसेस या सब प्रोसेस या प्रोसेस इनसाइड द प्रोसेस, ये थ्रेड की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। आपने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जावा में मल्टीपल थ्रेड्स बनाए जा सकते हैं। आपने कहा क्यों बनाए जा सकते हैं, ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत होती है मल्टीटास्किंग। आपने कहा सर मल्टीटास्किंग क्या होती है? मल्टीटास्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। मतलब मल्टीटास्किंग कहता है जी, एक दो तरह की टास्किंग होती है, एक होती है सिंगल टास्क, एक होता है मल्टीटास्क। सिंगल टास्क मतलब एक बार में एक काम करना, और मल्टीटास्क मतलब एक बार में एक से ज़्यादा काम करना। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मल्टीटास्किंग का कि जी हेडफोन लगा लिया, गाना सुन रहे हैं और खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, तो मतलब एक साथ कई काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग, समझ रहे हो ना? अभी आप मेरी बातों को सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, मे बी लिख भी रहे होगे, मे बी देख भी रहे होगे, दैट इज द मल्टीटास्क। तो जब कोई आदमी एक बार में एक से ज़्यादा काम करता है, दैट इज द मल्टीटास्क। So multitasking is the process of executing multiple tasks simultaneously at a time. Multitasking is the process of executing multiple tasks simultaneously at a time. एक ही टाइम पे एक ही समय में जब एक से ज़्यादा काम आप करते हो तो मल्टीटास्क कहलाता है। जैसे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक ही काम कर सकते थे, अब आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने वर्ड ओपन कर दिया तो एक टास्क हो गया, हमारे सिस्टम में चल गया। अगर मैंने VLC चला दी तो एक टास्क हो गया, वो चल गया। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, वो एक टास्क हो गया, चल गया। मैं ब्राउजर में जाके एक फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, वो हमारे लिए एक टास्क हो गया। यूट्यूब ओपन कर लिया तो वो हमारे लिए एक टास्क हो गया। तो मतलब इस तरह से मैं मल्टीपल टास्क को अगर चला देता हूँ सिस्टम में तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हैंडल कर लेता है, नहीं कर लेता है? कर लेता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग का फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम में डाला गया है कि वो एक साथ मल्टीपल टास्क को हैंडल कर सकता है, दैट इज मल्टीटास्किंग। लेकिन मल्टीटास्किंग इज जस्ट ए कंसेप्ट, एक कंसेप्ट का नाम है। इसको इम्प्लीमेंट करने, इसको यूज करने को तरीके होते हैं। इसको यूज करने, इसे इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है प्रोसेस और दूसरा होता है थ्रेड। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस को चला के मल्टीटास्किंग करी जाती है, क्योंकि प्रोसेस ही चलते हैं उसके थ्रू मल्टीटास्किंग होती है। मल्टीटास्किंग कंसेप्ट का नाम है जो रियल वर्ड से ली गई है ना? अब मैं बोलूं कि जी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस चलाने पड़ेंगे। जैसे वर्ड एक प्रोसेस हो गया, जीमेल एक प्रोसेस हो गया, फेसबुक एक प्रोसेस हो गया, है ना, रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस हो गई, क्लिप्स एक प्रोसेस हो गया। इस तरह से मैं मल्टीपल प्रोसेस को चला के और मल्टीटास्किंग अपने सिस्टम में अचीव कर सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है? टाइम बचता है यार, टाइम बचता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो जाता है। कहीं न कहीं हमारे CPU के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक साथ मल्टीपल प्रोसेस कर ले, मल्टीपल काम कर ले, तो ज़रूर मल्टी टास्किंग को वहाँ पे यूज़ करा जाएगा, ठीक है। तो हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि मल्टीटास्किंग इज जस्ट अ कंसेप्ट। अगर आपसे कभी पूछा जाए ना मल्टीटास्किंग,
अभी कुछ दिन पहले समरूस पूछ रहे थे कि जी मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस होता है सर, इसमें कुछ डिफरेंस होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेस, मल्टीटास्क, ये सब का जो रूट है वो है मल्टीटास्किंग। और मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है थ्रेड और एक होता है प्रोसेस्ड। ठीक है, अगर प्रोसेस के थ्रू मल्टीटास्किंग हो रही है तो दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग, और अगर थ्रेड के थ्रू हो रही है तो मल्टी थ्रेडिंग। तो आपने कहा मल्टी प्रोसेसिंग जब थी तो ऑलरेडी मल्टी थ्रेडिंग क्यों आई, है ना? तो ये बहुत सारी कहानी है इसके पीछे कि भाई मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम में चल गए, मल्टीटास्किंग हो गई, मल्टीपल प्रोसेस चल गए, मल्टी प्रोसेसिंग अचीव कर लिया हमने, बट थ्रेडिंग की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस जब मेमोरी में चलते हैं तो वो हैवी वेट प्रोसेस कहलाते हैं। मेमोरी में उनके लिए सेपरेट मेमोरी एरिया की ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्स उनके लिए सेपरेटली एलोकेट होते हैं और उनको मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उनके बीच में जो कह सकते हो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है वो मतलब थोड़ा सा हैवी हो जाता है। उनके बीच की जो कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए सोचा गया क्यों ना प्रोसेस के अंदर से ही प्रोसेस चला दिया जाए, जिससे काम और आसान हो जाए। और प्रोसेस के अंदर से प्रोसेस जब चलाते हैं तो दे आर कॉल्ड थ्रेड्स, और एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स को चलाने से मल्टी थ्रेडिंग अचीव हो जाती है। और मल्टी थ्रेडिंग ये मल्टीटास्किंग को अचीव करने का एक अनदर अप्रोच है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है, इसीलिए उसको मल्टीप्रोसेसिंग बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर बेसिकली थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है, इसलिए उसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। तो थ्रेड और प्रोसेस मतलब ये दोनों जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बट और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि इसकी पूरी कहानी समझानी पड़ेगी। इसके लिए मल्टी थ्रेडिंग एक टॉपिक है, डेडिकेटेड टॉपिक है, जो मैं समझा दूंगा। और अभी भी समझना चाहते हो तो मैं कुछ रियल वर्ड के एग्जाम्पल से बताऊं, या आगे ही आप समझ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप देख रहे हो इतने दिन हो गए हमारे पास, अभी हमारा जावा का फीचर्स ही हम चल रहे हैं। तो टॉपिक के अंदर क्या है ना कि हम घुसते चले जाते हैं और टॉपिक ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। तो बिल्कुल थ्रेड पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जावा इज मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का फीचर है हमारे पास, हम एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स को चला के और मल्टीटास्किंग को अचीव करा सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी का छोटा मोटा क्वेरी हो तो थ्रेड और प्रोसेस से रिलेटेड पूछ सकता है। इसको लग रहा हो कि जी पूछना चाहिए, बस मैंने आपको बता दिया कि थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है और प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है। तो जो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, और थ्रेड वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने वाले हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें जो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग ऐड करेंगे। कोई क्वेरी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। चलिए अच्छी बात है। नहीं सर। ओके, चलो होशियार हो आप लोग, आगे पढ़ेंगे तो जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो उसकी एक एक जो है जो कह सकते हैं उसको बारीकियों, जब देखो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना उसकी एक एक बारीकियों के बारे में आपको समझाऊंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना? अगर मैं अच्छे से समझा नहीं लेता हूँ तो मुझे खुद ही चैन नहीं रहता है, सुकून नहीं रहता है। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है यार, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जावा इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज, जावा इज द डायनेमिक लैंग्वेज। यार डायनेमिक लैंग्वेज मतलब जावा में जो है ना जनरली जो है एक होती है भाई, डायनेमिक में कई वर्ड आ जाता है, एक डायनेमिकली टाइप्ड होता है और एक डायनेमिक लैंग्वेज होती है। तो जावा इज अ डायनेमिक लैंग्वेज बट नॉट अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप का मतलब ये होता है यार कि जिसमें किसी डेटा का जो टाइप होता है वो डायनेमिकली डिसाइड हो जाए, रन टाइम पे डिसाइड हो जाए। तो जावा में ऐसा नहीं होता, जावा एक डायनेमिक लैंग्वेज है बट डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज पाइथन कहलाती है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो डायनेमिकली टाइप्ड हैं, और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज में ड्रॉबैक होता है कि वहाँ पे डेटा का टाइप जो है डायनेमिकली डिसाइड हो जाता है। मतलब जैसे आपने किसी वेरिएबल में 10 असाइन करा तो वो इंटीजर है, अगर आपने हेलो असाइन कर दिया तो वो स्ट्रिंग है। तो अगर किसी वेरिएबल में आपने 10.5 असाइन कर दिया तो वो फ्लोट है। तो किसी वेरिएबल का टाइप रन टाइम पे डिसाइड हो जाना तो वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कहलाता है ना? तो हमारे यहाँ हम डायनेमिकली टाइप्ड नहीं है, हम डायनेमिक लैंग्वेज हैं। तो डायनेमिक लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जी हम मतलब डायनेमिकली एक दूसरे लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और हमारे यहाँ मेमोरी एलोकेशन डायनेमिकली होता है। मतलब मेमोरी एलोकेशन स्टैटिकली नहीं होता, डायनेमिकली होता है। ठीक है, इसलिए डायनेमिक लैंग्वेज है। तो देखो डायनेमिक इज जस्ट मीनिंग चेंजिंग, विच जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज चेंजिंग द समथिंग
रन वगैरह वगैरह करके लिखा हुआ है सारा चीज़। डायनामिक लैंग्वेज सपोर्टिंग द डायनामिक लोडिंग क्लासिंग वगैरह, डायनामिक लोडिंग, डायनामिक क्लास लोडिंग वगैरह वगैरह ये सब फीचर होता है। ठीक है, जावा में हाई परफॉर्मेंस होता है, ये कहने वाली बात है, बट इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस लैग करता है अदर लैंग्वेजेस से। और जावा का परफॉर्मेंस हाई करने के लिए जेवीएम के अंदर वही प्रोफाइलिंग चलता है, हॉटस्पॉट का कंसेप्ट चलता है, जेआईटी का कंसेप्ट चलता है, जिससे जो है ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर दे देता है। ठीक है, और क्या फीचर, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो ये जावा का फीचर, ऊप्स का फीचर है, ये जावा का कोई फीचर है नहीं। ठीक है, बस लिख दिया गया है नीचे। चलिए ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर को थोड़ा हम बताते हैं आपको। जो डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर है ये क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर कहता है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर को मैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके लिए मैं एक रियल वर्ड का एग्जांपल लेता हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इजीली समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि सतीश, आपका बैंक अकाउंट है, सतीश बैंक अकाउंट है आपके, बैंक अकाउंट किस पर्टिकुलर बैंक में है, अकाउंट नंबर आपने किस बैंक में ओपन करवाया है, हैं सतीश? सर हमारा आईपीबी बैंक में। आईपीबी बैंक में, ठीक है। उसका एटीएम ओटीएम तो होगा ना? नहीं है? नहीं सर, वो सरकारी वाला जो अच्छा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला है। अच्छा ठीक है, तो एटीएम नहीं होता है उसका। ओके, प्रशांत का होगा। प्रशांत किस बैंक में है आपका? जी सर। किस बैंक में है आपका अकाउंट? मेरा जी सर स्टेट में है। स्टेट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना? ओके जी सर। तो क्या 2-4 करोड़ रुपए है अकाउंट में? सर क्यों मजाक कर रहे हो तुम? मैं तो अच्छा ठीक है ठीक है, तो आपके पास एक एटीएम मिला होगा, मतलब आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया होगा और आपको एक एटीएम मिला होगा जिससे आप बैंक के एटीएम से जाके पैसा निकालते हो। एसबीआई का अपना एटीएम होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जी आप एसबीआई के एटीएम से ना लेके किसी और एटीएम से भी पैसा निकाल लेते हो, होता है ना? कहीं पे भी कार्ड जी स्वैप कर सर। लेते हो, कहीं से भी कार्ड स्वैप कर लेते हो। कैसे कर लेते हो? आप एसबीआई में जब आपका अकाउंट है तो आपका सारा डेटा एसबीआई के पास होगा, सारी डिटेल। मतलब एसबीआई वालों ने एक सॉफ्टवेयर बना रखा होगा, डेटाबेस बना रखा होगा जी, आपका जब अकाउंट ओपन होता है उनके डेटाबेस में आपकी एंट्री हो जाती है, तो वो जो डेटाबेस है वो आपकी एटीएम से लिंक हो जाता है उनके, और फिर आप जो है आप वहाँ से पैसा जब आप एटीएम में आप कार्ड डालते हो तो वो जो सर्वर के पास जाता है, सर्वर से डेटाबेस के पास जाता है, डेटाबेस से वो डिटेल आ जाती है। समझ रहे हो आप? तो यार अब एक चीज़ मुझे बताओ कि फिर आप पीएनबी के भी एटीएम से पैसा निकाल लेते हो कैसे भाई? किसी और से भी निकाल लेते हो, इवन कहीं पे भी स्वैप कर लेते हो, स्वैप मशीन से, कैसे भाई? तो क्या एसबीआई वालों ने जी बिल्कुल छूट दे रखी है कि जी ये प्रशांत का जो है डेटाबेस ये डेटा जो है कोई भी ले जाए, ले जाओ भाई, एकदम फ्री है? ऐसा तो होता नहीं होगा। फिर क्या होता होगा? कैसे, आखिर ये कैसे एक दूसरे से ये चीज़ें कनेक्टेड हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कनेक्टेड हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ये बेसिकली एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी एक सर्वर पे बना के रख दिए जाते हैं, जिनको हम वेब सर्विसेज भी बोल सकते हैं। यार वेब सर्विसेज एक डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, है ना? वेब सर्विसेज एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम। जावा में ईजेबी, आरएमआई, वेब सर्विसेज ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। तो जावा में जब आरएमआई पढ़ोगे, ईजेबी पढ़ोगे, वेब सर्विसेज पढ़ोगे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम्स कहलाते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम को बना के एसबीआई वालों ने अपने सर्वर पे रख रखा है, और वो प्रोग्राम का यूआरएल सबको दे दिया जी, कोई भी लेके जाए, कोई भी ले जाए। उस यूआरएल को जो बंदा हिट करेगा वो अपने यूज़र का नाम डालेगा, पहले अपना पासवर्ड डालेगा, अपनी आइडेंटिटी वहाँ से चेक कराएगा, मतलब सब कुछ अगर वैलिड होगा तो जी बस वो यूआरएल हिट हो जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन, पैसे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाती है। तो वो जो वेब सर्विसेज प्रोग्राम है उसको एक्सेस करने की कैपेबिलिटी, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए यूआरएल बना के दे दिया गया, वेब सर्विसेज बना के दे दिए गए। अरे यार आपने सुना होगा कार्ड होता है पेपाल, सुना होगा आपने, पेपाल कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है ना, मास्टर कार्ड होता है। ये सब क्या, ये सब वही सर्विसेज हैं, ये सब सर्विसेज हैं जिन्होंने, पता है, जिन्होंने उन बैंक से कोलैबोरेशन करके रखा हुआ है कि उनके पास वो प्रोग्राम्स जो है उन्होंने मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना के रखे हुए हैं जी, जिन प्रोग्राम्स को एक जगह बना के उन्होंने रख दिया और कहा दिस इज कॉमन फॉर ऑल। तो जो एसबीआई वाले हैं
उन्होंने क्या करा, ऐसे ही प्रोग्राम बना के अपने सर्वर पे डाल दिया। डेटाबेस कोई किसी को शेयर नहीं करता डायरेक्टली, वो प्रोग्राम शेयर कर देता है जी, ये प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम एक आदमी के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। दिस इज कॉमन फॉर ऑल, उसको कोई भी एक्सेस करे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही होता है कॉमन फॉर ऑल। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटा हुआ। तो जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी जावा में डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जी जिनको एक बार एक टेक्नोलॉजी में बना के रख दिया जाता है और उसको कोई भी बंदा कहीं से एक्सेस कर सकता है, कहीं से कॉल कर सकता है। एसबीआई के अंदर ऊपर जो उनके सर्वर पे वो प्रोग्राम बना के रख दिया गया। अब ऐसा नहीं कि कोई भी उसे एक्सेस कर लेगा, आपको उससे जाना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, कुछ बाइंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सारे बैंक्स जो है ऐसे ही करते हैं। और वो प्रोग्राम्स जो है, प्रोग्राम का यूआरएल जो है वो, अब जब पीएनबी का एटीएम है, आप एटीएम कार्ड जैसे डालोगे तुरंत उनके प्रोग्राम्स एक्टिव होंगे। वो देखेंगे कि ये मेरा कार्ड है, किसी और का है। अगर किसी और का है तो उनके थ्रू उनके प्रोग्राम्स, उनके वो मास्टर प्रोग्राम कॉल हो जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम उसका कॉल हो जाता है। और वो प्रोग्राम जैसे कॉल होता है तो आपसे पिन कोड मांगता है, सारी डिटेल मांगता है, सारा इन्फॉर्मेशन उस सर्वर तक जाता है, सर्वर उसे चेक करता है, वैलिडेट करता है। अगर वो ऑथेंटिक यूजर है तो वहां से रिस्पॉन्स मिल जाता है। ऐसे होता है, ठीक है। बाकी कैसे होती है कहानी और क्या क्या चीजें होती हैं